रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक ऐसी कहानी को लेके जिसके बारे में कल के दिन आप लोगों ने कई लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी। आप लोगों ने बोला था कि सर कुछ ऐसी कहानियां सुनाइए जिसमें हमारे भारतीय जवानों, उनकी बहादुरी, उनके शौर्य के किस्से हों। तो अगर हमारी इंडियन नेवी, एयरफोर्स और जो हमारी थल सेना है और भी अलग अलग हिस्सों में जो हमारे जवान हैं उनकी बहादुरी को किस्सों की कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं जो हमें इंस्पायर भी करेंगी। और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में मैं आप लोग को ऐसी ही कुछ कहानियाँ सुनाऊँ जिससे आप देखें कि किस कदर हमारे भारतीय जवानों ने हमारे देश के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर कर दी। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा ये कहानी भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के युद्ध से रिलेटेड है। और इसी युद्ध में एक हवलदार हुआ करते थे जिनका नाम था वीर अब्दुल हमीद, जिन्हें परमवीर चक्र से भी नवाजा गया उनके शौर्य और उनके बहादुरी के लिए। दोस्तों, परमवीर चक्र एक ऐसा अवार्ड होता है जो किसी भी जवान को जब दिया जाता है जब उसके शौर्य और उसकी बहादुरी की मिसाल की दुनिया कायम हो जाए। दोस्तों, बात करें अगर वीर अब्दुल हमीद की तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, गाज़ीपुर। और इसी गाज़ीपुर में एक जगह लगती है धामपुर। यहीं धामपुर में वीर अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था। अच्छा, जो अब्दुल हमीद थे इनकी जो हाइट थी, हाइट तकरीबन 6 फुट से ज़्यादा थी, यानी देखने में बहुत ही लंबे चौड़े और बहुत ही लहीम शहीम किस्म के इंसान थे। और अब्दुल हमीद को बचपन से ही इनका जो झुकाव था वो पहलवानी की तरफ ज़्यादा था, यानी जब इन्होंने जवानी की तरफ अपने कदम रखे तो पहलवानी के दांव पर सीखना, इसी सारी चीज़ों में ये हमेशा लगे रहते थे। हालांकि जो परिवार था उस परिवार का काम था दर्जी का, यानी सिलाई करने का काम था। और परिवार वालों का मानना था कि अब्दुल हमीद भी बड़ा होकर अपना पुश्तैनी काम संभाल लेगा। लेकिन अब्दुल हमीद ने यह साफ तौर से मना कर दिया था कि वो अपने पुश्तैनी काम में नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें तो पहलवानी करना पसंद है। उसके बाद में अब्दुल हमीद के जो वालिद होते हैं वो आर्मी में चले जाते हैं, सेना में लांस नायक बनते हैं। और यहीं से अब्दुल हमीद को प्रेरणा मिली, उन्होंने सोचा कि मैं भी इंडियन आर्मी में जाऊँगा। अच्छा, अब्दुल हमीद के जब वो अपने गांव में थे तो उस समय के कुछ दो एक किस्से भी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक किस्सा ये है कि अब्दुल हमीद अपने कुछ दोस्तों के साथ में बैठे हुए थे और उसी समय एक आदमी भागता हुआ, दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ आता है। वो कहता है कि गांव के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके कुछ 40 से 50 गुंडे हमारी फसल काटने के लिए आ रहे हैं। अब्दुल हमीद पहुँच जाते हैं, उन 40-50 गुंडों को ललकारते हैं। शुरू में उन गुंडों को लगता है कि ये अकेला व्यक्ति आखिरकार क्या करेगा, लेकिन जब वो 2-4 को पटकते हैं, चूँकि पहलवान थे, तो बाकी के लोग घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। उसके बाद में अब्दुल हमीद की पूरे गांव के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुई। और एक और किस्सा, क्योंकि इनके ही गांव के पास में एक नदी बहती है जिसमें बरसात में बाढ़ आ जाती है और उसी बाढ़ से बहुत सारे लोग थे जो उस पानी से बच कर निकल रहे थे। इसी दौरान 2 महिलाएं उस पानी की जो बाढ़ का जो तेज़ बहाव था उसमें फंस जाती हैं। वो मदद के लिए गुहार लगाती हैं, लोग बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं, लेकिन कोई भी मदद के लिए जाता नहीं है, सब के सब तमाशबीन थे। वहीं से अब्दुल हमीद गुजर रहे होते हैं, वो तुरंत वहाँ पर कूदते हैं और उन महिलाओं को उस बाढ़ वाले पानी से बचाते हैं। तो ये जो किस्से थे अब्दुल हमीद के उस समय में बहुत ज़्यादा फेमस हुए और लोग इन किस्सों के और अब्दुल हमीद के नेचर के बारे में अक्सर बात किया करते थे। और इसी दौरान उनका जो गांव है धामपुर, उसी गांव के आसपास में आर्मी का कैंप लगता है। जब आर्मी का कैंप लगता है, चूँकि इनका भी बचपन से सपना था कि आर्मी में जाएँ, इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स इनके पास में थे वो लेके पहुँच जाते हैं। उसके बाद में भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं और इनकी किस्मत अच्छी थी कि सक्सेसफुल होते हैं और ये जो अप्लाई किया था उसमें इन्हें कामयाबी मिलती है। उसके बाद में इंडियन आर्मी में इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। एंड साल 1954 में इनकी इंडियन आर्मी के अंदर ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद में रेजिमेंट 4 में ये रहे, अलग अलग जगहों पर इनकी पोस्टिंग हुई, चाहे आगरा हो गया, कश्मीर हो गया, बहुत सी जगहों पर। तो एज ए हवलदार के तौर पे रेजिमेंट 4 में ये इंडियन आर्मी में काम करते रहे। और दोस्तों, इसी दौरान वो दौर भी आता है कि भारत और चीन की जंग भी हुई थी। अच्छा, अब्दुल हमीद के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं कि अब्दुल हमीद जहाँ पर इनकी ज्वाइनिंग थी, जहाँ पर ये रहते थे, तो वहाँ पर किसी भी आर्मी के जवान को अगर कोई मेडल मिला करता था तो उस मेडल को देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे और उस पर्सन को, उस आर्मी के जवान को बहुत ही रिस्पेक्ट भरी नज़रों से देखा करते थे। इनका ये मानना था कि अगर किसी बटालियन में किसी जवान को कोई मेडल मिलता है तो उसकी बड़ी इज्जत होती है। तो इनका भी ये मानना था कि इसी बहादुरी से मुझे भी कोई मेडल मिल जाए। अब चूँकि चीन की जंग हो रही थी तो बहुत बहादुरी से लड़े भी, हालांकि तारीफ़ तो बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन उस दौरान इनको कोई मेडल नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पर तो अब्दुल हमीद का जो मेडल मिलने का सपना था वो तो अधूरा रहता है, लेकिन साल 1965 के अंदर ही
पाकिस्तान जो था वो एक बार फिर से भारत को उकसाने की कोशिश करता है, क्योंकि 1947 से ही पाकिस्तान जो था वो जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार गलत एक्टिविटीज़ कर रहा था। वो जम्मू कश्मीर को अपने अंडर में लाना चाहता था। इसीलिए जब पाकिस्तान को ऐसा लगा कि भारत की रिसेंटली में चाइना से जंग हुई है तो भारत कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, और यहीं फिर 5 से 10 अगस्त के बीच में वो कश्मीर के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है, कुछ ऐसे लोगों को भेजता है जिसकी वजह से यहाँ इंडियन आर्मी को जब इस तरीके की सूचना मिली कि पाकिस्तान कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो जो इंडियन आर्मी थी वो भी इसका जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। अच्छा, पाकिस्तान ने जब इस तरीके से कश्मीर के अंदर घुसपैठ की, उसमें पाकिस्तानी आर्मी के जवान भी थे और बहुत सारे आतंकवादी टेररिस्ट घुसपैठी ये सारे थे। अब इंडियन आर्मी को जब इस तरीके की खबर मिली तो फिर पूरी जो इंडियन आर्मी थी उसको खबर की गई। उसके बाद में भारत जो था जवाब देने के लिए तैयार हुआ, और इसी बीच में पाकिस्तान जो था वो भारत के ऊपर हमला कर देता है। अब जब पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करता है तो उस समय मीर अब्दुल हमीद जो थे वो छुट्टियों पर अपने घर आए हुए थे, क्योंकि चाइना और इंडिया का जब जंग चल रहा था तो उस समय इन्हें छुट्टी मिली भी नहीं थी। बहुत सारे ऐसे आर्मी के जवान थे जो अपने घरों पर आए हुए थे, और मीर अब्दुल हमीद की अभी छुट्टी 10 से 12 दिन की बची हुई थी, यानी 10 से 12 दिन अभी इन्हें घर में ही रहना था। अब उसके बाद में जैसे ही ये वॉर का स्टार्ट होता है तो तुरंत जितने भी लोग छुट्टी पर आए हुए थे उन सब की छुट्टी कैंसिल की जाती है, और उनको लेटर मिलता है कि इंडियन आर्मी में तुम्हारी ज़रूरत है और देश ने तुम्हें याद किया है, सबके सब आ जाओ। अब जैसे ही ये सूचना जो थी वो अब्दुल हमीद को मिलती है तो वो भी अपना सामान वगैरह पैक करना शुरू कर देते हैं। जो उनका बैग था और जो उनका सामान उन्होंने रस्सी में बांधा था, यानी बिस्तर, कंबल, जो उनके कपड़े थे उन्होंने रस्सी में लपेटे थे, क्योंकि उस दौर में ये सारे बैग वगैरह नहीं हुआ करते थे, ट्रॉली बैग वगैरह, तो सामान उन्होंने रस्सी में लपेटा था। तो जो उनकी पत्नी थी वो देखती क्या है कि जब अब्दुल हमीद ने सामान रस्सी में बांध कर जब उठाने की कोशिश की तो सामान की रस्सी टूट गई और सामान बिखर गया। अब इस समय अब्दुल हमीद की पत्नी को लगा शायद ये कोई अपशगुन हो गया है, क्योंकि गाँव के अंदर इस तरीके की मान्यताएँ मानी जाती हैं। तो वो अब्दुल हमीद से कहती हैं कि देखो आज मत जाओ, क्योंकि तुम्हारी रस्सी टूट गई है और सामान सब नीचे बिखर गया, यानी ये कोई इशारा है कि शायद कुछ गलत ना हो, इसलिए तुम आज रुक जाओ। तो अब्दुल हमीद जो होते हैं वो कहते हैं कि देखो जाना तो मुझे आज ही है। तो पत्नी जो होती हैं वो कहती हैं कि देखो आज नहीं कल चले जाना, लेकिन अब्दुल हमीद कहते हैं कि देखो देश ने मुझे बुलाया है, मेरी ज़रूरत है, मुझे तो आज ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में अब्दुल हमीद निकलते हैं। जिस साइकिल से इनके दोस्त जो थे वो इन्हें स्टेशन तक छोड़ने जा रहे थे, तो बताते ये हैं कि रास्ते में उस साइकिल की चेन टूट जाती है। अब जैसे साइकिल की चेन टूटती है तो जो दोस्त लोग होते हैं वो अब्दुल हमीद से कहते हैं कि यार देखो, पहले घर में तुम्हारे बिस्तर की रस्सी टूटना, रास्ते में तुम्हारी साइकिल की चेन टूटना, ये कुछ ना कुछ इशारा है, ये अपशगुन है, और तुम आज अपना सफ़र टाल दो, कल चले जाना। लेकिन अब्दुल हमीद यही कहते हैं कि देखो जाना तो मुझे आज ही है, क्योंकि देश को मेरी ज़रूरत है, देश ने मुझे याद किया है, तो किसी भी तरीके का कोई भी अपशगुन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लिहाजा मुझे आज ही जाना है। अब उसके बाद में जो अब्दुल हमीद होते हैं अपने दोस्तों के साथ में उस साइकिल को वहीं छोड़ते हैं, क्योंकि साइकिल की चेन टूट गई थी। उसके बाद में ये पैदल ही स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, जब ये स्टेशन पहुंचते हैं तो इनकी ट्रेन ही छूट जाती है। अब घर में बिस्तर की रस्सी टूटना, रास्ते में साइकिल की चेन टूटना, और जब स्टेशन पर पहुंच गए तो ट्रेन छूटना। अब ऐसे में जो दोस्त लोग होते हैं वो कहते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये बड़ा अपशगुन है, और अब्दुल हमीद तुम्हें आज अपना सफ़र टाल देना चाहिए, तुम कल चले जाना। अब ट्रेन छूट गई थी, लिहाजा जो नेक्स्ट ट्रेन थी वो रात को ही थी, इसलिए अब्दुल हमीद कहते हैं कि तुम लोग परेशान मत हो, तुम लोग घर चले जाओ, रात हो जाएगी काफ़ी, फिर तुम्हें परेशानी होगी, जो रात को ट्रेन आएगी मैं उसी ट्रेन से निकल जाऊँगा। अब अब्दुल हमीद रुकते हैं, 4-5 घंटे वहीं स्टेशन पर बिताते हैं, और उसके बाद में ट्रेन आती है, उस ट्रेन के अंदर बैठते हैं और पंजाब पहुँच जाते हैं। दोस्तों पंजाब के अंदर उस समय उनकी पोस्टिंग थी। अब मीर अब्दुल हमीद की पंजाब में खेमकरन के पास में एक गाँव पड़ता है, जिस गाँव का नाम है असद उतार गाँव। ऐसा अब इसी गांव के अंदर एक गन्ने के खेत में इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। उसके बाद में 8 सितंबर 1965 का ये दिन था। सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास थे। दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर तो ऑलरेडी प्रेशर बना हुआ था, कश्मीर के अंदर तनाव था। लेकिन 8 सितंबर साल 1965 को मीर अब्दुल हमीद जिस बटालियन में थे, इस बटालियन की ड्यूटी जो है एक गन्ने के खेत में लगी हुई थी, एक गाँव के अंदर पंजाब में खेमकरन में। अब यहाँ पर इसी बीच में अब्दुल हमीद को ऐसा एहसास होता है कि अजीब तरीके की आवाज़ आ रही है। अब जैसे ही इनकी बटालियन की नज़र पड़ती है तो देखती क्या है कि यहाँ पर सामने से पाकिस्तानी टैंक आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इधर से टैंक से घुसपैठ करेगा। अब टैंक भी पाकिस्तान के पास में जो था वो अमेरिकी टैंक था, पैटर्न टैंक, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, और ये बताया जाता है कि वो टैंक जो था उस समय में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिया करता था, यानी उस टैंक को एक तरीके से हरा पाना बड़ा मुश्किल था। इधर ये जो बटालियन थी इसके पास में कुछ ज़्यादा था नहीं, यानी एक राइफ़ल और
इसी तरीके से ये थी। और अब्दुल हमीद जिस जीप पर थे उस जीप पर एक राइफ़ल थी और उस पर अब्दुल हमीद खड़े हुए थे, यानी उस जीप से ही फायर करना होता था उस राइफ़ल से। अब दोस्तों जीप पर तो थे, राइफ़ल भी थी पास में, लेकिन उस राइफ़ल से उस जीप पर खड़े होकर उस टैंक से मुकाबला कर पाना ये आसान नहीं था। अब दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ से टैंक आ रहा है और दूसरी तरफ ये जो अब्दुल हमीद हैं और इनके साथी जो हैं उनके पास में महज गन है। अब यहाँ पर कोई क्या फ़ैसला करेगा? अब्दुल हमीद, इनके लोगों को चाहिए था कि ये लोग पीछे हट जाते, लेकिन यहाँ पर अब्दुल हमीद जिस जीप पर खड़े हुए थे, अब्दुल हमीद फ़ैसला करते हैं कि वो पाकिस्तानी टैंकों का मुकाबला करेंगे। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक बेवकूफ़ी भी हो सकती है कि भला कोई एक गन से एक टैंक का मुकाबला कैसे कर सकता है, लेकिन यहाँ पर अब्दुल हमीद ने फ़ैसला लिया। उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पाकिस्तानी टैंकों से मुकाबला करेंगे। एंड चूँकि गन्ने के खेत में ये ड्यूटी थी तो अब्दुल हमीद की जो जिप्सी थी वो गन्ने के अंदर छुपी हुई थी, दुश्मन को दिखाई नहीं पड़ रही थी और दुश्मन के टैंक नज़दीक से नज़दीक आ रहे हैं। और अब्दुल हमीद का भी ये मानना था कि ये टैंक नज़दीक आ जाए उसके बाद ही कुछ किया जाए। अब दुश्मन का टैंक जब अब्दुल हमीद के बहुत ज़्यादा नज़दीक आता है तो उसके बाद में अब्दुल हमीद अपनी उस राइफ़ल से उस टैंक के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक राइफ़ल से जो उनके पास में थी उससे टैंक को नुकसान पहुँचाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर अब्दुल हमीद ने जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग ये थी कि जो टैंक के बहुत कमज़ोर हिस्से हैं उनके ऊपर निशाना लगाया जाएगा। और दोस्तों कहा यह जाता है कि अब्दुल हमीद का जो निशाना था ये निशाना उनका चूकता नहीं था, यानी निशानेबाज बहुत बड़े थे और उनके निशाने की हर कोई दाद दिया करता था। इसलिए अब्दुल हमीद ने उन्हीं चुनिंदा जगहों पर फायर किया जो जगहें कमज़ोर थीं और इसका नतीजा ये होता है कि पाकिस्तान का जो पहला टैंक था वो अब्दुल हमीद ने पूरी तरीके से महज एक गन से बर्बाद कर दिया था। अब इसी तरीके से दूसरा टैंक आता है, दूसरे टैंक पर भी अब्दुल हमीद इसी तरीके से फायर करते हैं और ये दूसरा टैंक भी बर्बाद हो जाता है। इसी तरीके से तीसरा टैंक, उस तीसरे टैंक को भी इसी तरीके से अब्दुल हमीद बर्बाद कर देते हैं। अब जब ये चीज़ें बाकी की बटालियन देखती है तो उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास आता है, उनको भी लगता है कि हम ये कर सकते हैं, हम पाकिस्तानी टैंकों का मुकाबला कर सकते हैं। और कहा यह जाता है उसके बाद में पाकिस्तान के 7 टैंक बर्बाद किए गए। अकेले अब्दुल हमीद ने अपने दम पर 7 टैंकों को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। और दोस्तों इस वजह से पाकिस्तान की जो घुसपैठ हो रही थी उस पूरी घुसपैठ की जो बटालियन थी उसके अंदर भगदड़ मच जाती है और बाकी के जो लोग होते हैं वो पीछे हट जाते हैं। अब दोस्तों आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि एक अकेला व्यक्ति 7 टैंक पाकिस्तान के बर्बाद कर देता है। टैंक अगर देखें तो आज के ज़माने में बड़े आधुनिक जो फाइटर जेट हैं उसको मान लीजिए, अगर किसी देश के 7 टैंक ऐसे ही गिरा दिए जाएं, 7 एयरक्राफ्ट गिरा दिए जाएं तो उस देश का मनोबल वैसे ही टूट जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान का मनोबल टूटता है। लिहाजा वो लोग सोचते हैं कि शायद इंडियन आर्मी के पास में कुछ आधुनिक हथियार हैं जिससे ये हमारे टैंकों को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए जो बाकी के बचे हुए टैंक थे वो वापस मुड़ जाते हैं। अब जैसे ही वीर अब्दुल हमीद ये देखते हैं कि ये लोग वापस भाग रहे हैं तो वीर अब्दुल हमीद का जो जोश था, जो जज्बा था, जो देश के लिए मर मिटने वाली बात इंसान के अंदर होती है, जो गूज़बम्प बातें, वो वीर अब्दुल हमीद के अंदर जागते हैं। वीर अब्दुल हमीद अपनी उसी जीप से जो जिस पे राइफल लगी हुई थी उससे उन टैंकों का पीछा करने लगते हैं, गोले दागने लगते हैं, यानी गोलीबारी उनके ऊपर करने लगते हैं। अब चूंकि अब तक जो हो रहा था वो आड़ से हो रहा था, गन्ने के खेत में छुपे हुए थे, लेकिन अब अब्दुल हमीद के ऊपर एक पाकिस्तानी टैंक जो उसमें जो चला रहा था उसकी नज़र पड़ जाती है और उसके बाद में वो अब्दुल हमीद की तरफ गोला दागता है और दोस्तों इत्तेफाक से वो निशाना सही बैठता है और वो जो गोला था ये अब्दुल हमीद की उस जीप पर आके लगता है। जैसे ही ये गोला जीप पर लगता है जीप के परखच्चे उड़ जाते हैं और दोस्तों इसमें अब्दुल हमीद बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं, बहुत ही ऐसे तरीके से घायल हो जाते हैं। और जब तक पाकिस्तान की जो वो टैंक्स थे वो वापस की तरफ भाग रहे थे और इधर इंडियन आर्मी का बैकअप भी आ चुका था, इंडियन आर्मी के जो टैंक्स वगैरह थे वो आ चुके थे, क्योंकि अब तक ये खबर फैल चुकी थी कि पाकिस्तानी टैंकों ने पंजाब की इस जगह से घुसपैठ करने की कोशिश की है और अकेले अब्दुल हमीद और उनके साथियों ने इन टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। 7 टैंक पाकिस्तान के बर्बाद कर दिए और बाकी के टैंक भाग रहे हैं और इसमें अब्दुल हमीद भी इंजर्ड हो गए हैं। उसके बाद में 9 सितंबर को ही अब्दुल हमीद को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर अब्दुल हमीद की शहादत हो जाती है। 9 सितंबर को शहादत हुई थी, 9 सितंबर को उनकी शहादत नहीं बताई जाती है, 10 सितंबर को बताया जाता है कि अब्दुल हमीद की शहादत हो गई है। एंड दोस्तों उसके बाद में जो पाकिस्तान था, उस पाकिस्तान में उस टैंक को लेके जिसको अमेरिका ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर उसको दिए थे, पाकिस्तान में एक खलबली मच गई कि कैसे एक व्यक्ति ने उनके 7 टैंक उड़ा दिए, वो भी महज एक राइफल से। तो अमेरिका से कहा भी गया, बाकायदा जिस कंपनी ने वो टैंक बनाए थे उसने जांच बिठाई कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई उनके टैंक्स को महज एक गन से डिस्ट्रॉय कर दे, ख़त्म कर दे।
तो भले ही यहाँ पर उस कंपनी ने उस टैंक की जांच की हो, लेकिन हौसलों की जांच कौन करेगा? मीर अब्दुल हमीद ने जो हौसला दिखाया था, जो उसने उनके दिल में, उनके जहन में जो देश के लिए जज्बा था, उस जज्बे की जांच कोई नहीं कर सकता। और दोस्तों, उसके बाद में जो अब्दुल हमीद का सपना था कि कोई मेडल उनको मिले जिससे उनकी इज्जत हो, नाम हो, उसके बाद में उन्हें परमवीर चक्र मिलता है जो उन्हें उनकी बहादुरी के लिए मिलता है। और दोस्तों, उसके बाद में आज भी अब्दुल हमीद की जहाँ पर कब्र है वहाँ पे बाकायदा मेला लगता है। लोग, जो इंडियन आर्मी है वो भी अब्दुल हमीद का नाम बहुत रिस्पेक्ट से लेती है, और लोग जो वहाँ पर घूमने जाते हैं वो अब्दुल हमीद की उस कब्र पर ज़रूर जाते हैं। अब्दुल हमीद इतिहास के पन्नों में एक ऐसा बहादुर जवान था जिसने पाकिस्तान के अकेले अपने दम पर 7 टैंक पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिए थे। अच्छा दोस्तों, उन्होंने महज अपनी एक गन से पाकिस्तान के टैंक बर्बाद कर दिए थे। अब दोस्तों, क्या ऐसा अब नहीं हुआ है? अभिनंदन ने, जो आपने सुना होगा कि उन्हें पाकिस्तान में वो पकड़ा गया था, लेकिन दोस्तों असल में अभिनंदन ने अपने मिग से पाकिस्तान के F-16 जैसे लड़ाकू विमान को पूरी तरीके से गिरा दिया था। लेकिन मोड़ के आते टाइम उनका जो प्लेन था वो खुद ही वहाँ पर क्रैश कर गया था। तो किसी पाकिस्तानी ने अभिनंदन को नहीं पकड़ा था, ना उन्हें गिराया था। और आज भी आप देखेंगे, अभी ये जो वॉर चल रही है इसमें पाकिस्तान के F-16, JF-17 जैसे विमान, लड़ाकू विमान जो हैं वो भारतीय आर्मी ने बुरी तरीके से मार के गिराए हैं। बहरहाल दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी थी जिससे हम सब देशवासियों को सबक लेना चाहिए, उनके जुनून का, उनके एक तरीके से देश के लिए बलिदान का। तो हमेशा अपने देश का ख्याल रखना चाहिए। आप आर्मी में हैं तो आर्मी तो आप सभी को पता है कि देश का ख्याल रखती है, लेकिन अगर आप एक सिंपल नागरिक हैं उसके बाद भी आप अपने देश का ख्याल रख सकते हैं। आप अपने देश के माहौल को बना के रख सकते हैं, आप देश की साफ़ सफाई कर सकते हैं, देश की साख बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप लोग की क्या राय है, कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।